Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12th. Students, today we discuss topic 1.5 of page number 295, chapter 11, Rebels and the Raj. Why did people believe in rumors? तो अब बात यहाँ है कि अंग्रेजी सरकार जो चलती थी उस समय जो र्यूमर्स चलते थे उसमें पीपल्स बिलीव क्यों करते थे। तो अगर आप इस टॉपिक के सेकंड पैरा को देखें तो उसमें क्लियर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, आपके यहाँ से सती प्रथा को रिमूव करने की कोशिश की, इंग्लिश मीडियम के थ्रू एजुकेशन आपके यहाँ लगाया। इन सब वजहों से क्या हुआ, हिंदू विडोज़ की रीमैरिज को उन्होंने कहेंगे हम प्रवोक किया कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जो इंडियंस थे उन्होंने किस तरह से लिया, उन्होंने इस तरह से लिया कि ये लोग हमारे यहाँ के जो सिस्टम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं और अपने यहाँ की क्रिश्चियनिटी के सिस्टम्स हमारे यहाँ लगाना चाहते हैं। अगर इसके बाद वाले पैरा को आप देखेंगे तो उसके अंदर एक और प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखाया जाएगा, वो ये कि जैसे सब्सिडारी अलायंस के जरिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए, और साथ ही साथ तब सबसे ज़्यादा ख़राब लगता था जब वो किसी भी किंगडम को ये कहकर एनेक्स कर लेते थे कि यू आर नॉट कैपेबल टू एडमिनिस्टर दिस किंगडम, लाइक अवध। अवध को उन्होंने यही कह के अपने किंगडम में मिला लिया था कि आप लोग इस किंगडम को चला नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की जो सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी, इनकी वजह से लोगों के मन में एक भावना या एक थिंकिंग डेवलप हो गई थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से हैं कि जो पीपल्स को कन्वर्ट करेंगी टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब अगर हम देखें 1857 के रिवॉल्ट को तो हमें इसका एक मेजर सेंटर अवध, उसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए, जो कि पेज नंबर 296 पर आपको देखने को मिलेगा। बच्चों जानते हैं जो हमारे यहाँ लॉर्ड डलहौजी हुए जिन्होंने झांसी पर आक्रमण कराया था, इन्होंने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम की एक पॉलिसी चलाई थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जिस राजा के पास नेचुरल हायर नहीं होगा उसका किंगडम वो अपने किंगडम में मिला लेंगे। तो अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ये बोलते थे कि अवध इज़ अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, यानी ये एक इस तरह की चेरी है जो हमारे पास एक दिन आ जाएगी। उसके ये उन्होंने 1851 में बोला था। उसके 5 साल बाद द किंगडम वॉज फॉर्मली एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, वो इस एम्पायर को एनेक्स्ड कर लेंगे। अच्छा, एम्पायर जब वो एनेक्स्ड करेंगे तो अगर हम अवध किंगडम को देखें तो ये कंबाइंड नेटवर्क था नवाब और तालुकदार्स का। नवाब यहाँ पर तालुकदार्स जो होते थे, जैसे कि जमींदार होते थे उसी तरह से तालुकदार होते थे, इन सब के साथ मिलकर के क्या करता था, पूरे अवध के एरिया को कंट्रोल करता था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो साथ में उन्होंने सब्सिडारी अलायंस दिखाया गया। तो सब्सिडारी अलायंस के बारे में आप जानते ही हैं कि ये एक इस तरह का सिस्टम था जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, भारतीय जो राजा होते थे उनकी आर्मी को अपग्रेड किया करती थी और उस अपग्रेडेशन के बदले में वो लोग चाहते थे कि उनकी इंडियन आर्मी ब्रिटिशर्स की हेल्प करे, खासकर उन युद्धों में जो इंडियन राजाओं के उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम टॉपिक नंबर 2.2 को देखें तो उसके अंदर लॉर्ड डलहौजी के जो एनेक्सेशंस हैं उनसे काफ़ी सारा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा सभी लोगों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह जो हैं उनको डिथ्रोन कर दिया जाएगा और कलकत्ता भेज दिया जाएगा एक्साइल में, जबकि उनके जो ऊपर ब्लेम लगाया जाएगा वो ये लगाया जाएगा कि नवाब वाजिद अली शाह काफ़ी अनपॉपुलर रूलर हैं, जबकि इसके उलट नवाब वाजिद अली शाह अपनी जो भी उनका किंगडम है उसमें ज़बरदस्त पॉपुलर हैं, वहाँ के लोग उनको बहुत अच्छे से चाहते हैं और वो काफ़ी बुरा लगेगा उनको जब वो लखनऊ छोड़ करके जाएंगे। लोग ये कहेंगे कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैज़ बीन लेफ्ट लाइफलेस, जब नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ को छोड़ करके जाएंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो अवध के अंदर जब फिरंगी राज नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से हटा देगा तो तालुकदार, पीजेंट, सिपॉय, ये सभी के सभी क्या करेंगे, रिवॉल्ट करना शुरू कर देंगे।
और ये एनेक्सेशन नवाब का वहाँ के ताल्लुकदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और कंट्री साइड जल्दी ही इस एनेक्सेशन के अगेंस्ट जो है लोग बोलना शुरू कर देंगे। और ये हम देख सकते हैं कि 1856 में एक ज़बरदस्त डिसकंटेनमेंट अवध के पीपल्स में, खास करके ताल्लुकदार जो कि 67% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन अवध में अपना प्रभाव रखते थे, उन सभी लोगों के पावर्स को कम कर दिया जाएगा, जो कि घट करके बाद में उनकी पावर 38% बचेगी। अब ऐसा ब्रिटिशर्स इसलिए करेंगे क्योंकि ताल्लुकदार ही तो वो पिलर्स थे जिसके ऊपर नवाब वाजिद अली शाह का क्या था, पूरा सिस्टम काम करता था। किसानों से, ज़मींदारों से, सभी लोगों से ताल्लुकदार कलेक्शन करते थे। देन आफ्टर किसके पास ये कलेक्शन जाता था? ये कलेक्शन राजा के पास पहुंचा करता था। Officials soon found that large area of the Awadh were actually heavily over excess. The increase of revenue demand in some places were from 30 to 70%. Thus, neither तालुकदार nor peasants had any reason to be happy with the annexation. और अब इन एनेक्सेशन के साथ साथ वो करेंगे क्या? वो यहाँ पर टैक्स की क्वांटिटी कंटिन्यूसली बढ़ा देंगे और टैक्स बढ़ जाने की वजह से यहाँ के लोग उस टैक्स को दे पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द पेज नंबर 299। इसमें बताया जाएगा कि जो ताल्लुकदारों को उन्होंने उनकी सोशल ऑर्डर की पोजीशन से हटाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो नए लोग बने वो सब ऑपरेशर्स की तरह काम करने लगे और फिर ज़्यादा हम कहें बेनिफिट जो ब्रिटिशर्स ने नया सिस्टम लगाया था उसकी वजह से उनको नहीं हो पाया। ठीक है, इन सभी एरियाज़ में हम देख सकते हैं कि ताल्लुकदार जो हैं वो पैसे वाले आदमी हैं, तो वो अपने नवाब के प्रति लॉयल हैं। और जब बेगम हज़रत महल रिवॉल्ट को ज्वाइन करेंगी तो ये ताल्लुकदार सभी बेगम हज़रत महल को क्या करेंगे? एसेट करेंगे और हेल्प करेंगे उनकी इस रिवॉल्ट के अंदर। अच्छा, अब अगर हम पेज नंबर 300 को देखें तो वहाँ पता चलता है कि व्हाट द रिबल्स वांटेड। एक्चुअली रेबेलियंस जो थे वो लोग चाहते क्या थे? तो अगर हम देखें, द ब्रिटिश रिकॉर्डेड देयर ओन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस as well as their heroism. They dismissed the rebels as a bunch of ungrateful and barbaric people. The repression of the rebels also meant silencing of their voice. Few rebels had to opportunity of recording their versions and event. तो अब इस पूरे पैरा में वो ये इस तरह से बता रहे हैं कि एक तो पहली चीज़ क्या थी कि सरकार अंग्रेज़ों की थी, तो ज़्यादातर जो कुछ भी आपको लिखा मिलेगा, जो कुछ भी रिकॉर्ड मिलेगा वो सब अंग्रेज़ों के फेवर में मिलेगा। रिबल्स अपने कुछ इश्तिहार या कुछ अपने लीडर्स की जो सेइंग्स थी उन तरह से आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर हमें उनके बारे में नॉलेज मिल पाएगी कि वो लोग उस समय क्या कर रहे थे। अब अगर हम देखें कि रिबेलियंस जो थे उनके प्रोक्लेमेशंस क्या थे, उनमें यूनिटी का क्या विज़न था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मुस्लिम प्रिंसेस यहाँ पर हैं। मैनी ऑफ द प्रोक्लेमेशन वर इश्यूड बाय द मुस्लिम प्रिंसेस और इन देयर नेम्स, बट इवन दीज टुक केयर ऑफ एड्रेस ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। तो अगर हम देखें तो उस समय जो इश्तिहार दिए गए या जो भी रिबेलियंस को बूस्टअप करने के लिए जो भी मैसेजेस ट्रांसफ़र किए गए, उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया कि हिंदू मुस्लिम डिवीज़न को आगे ना आने दिया जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे और दोनों लोग मिल करके इस रेबेल को सक्सेस बनाए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो उन्होंने मोहम्मद और महावीर दोनों की बातों को इस रेबेल के अंदर मानने की कोशिश की। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक केस भी आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बरेली का नज़र आएगा, जहाँ पर ब्रिटेनियंस लगभग 50,000 रुपीज़ खर्च करेंगे हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर कि भाई आप किसी तरह से इंग्लिश पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशंस के अगेंस्ट बोलना शुरू करें, जिससे कि आप लोग आपस में लड़ने लगें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स की। अब अगर आप 3 पॉइंट देखें तो अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, सो द प्रोक्लेमेशन completely rejected everything associated with the British rule or Firangi Raj. They called it, they condemned the British for the annexation had carried out and the treaties they had broken. तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें समझ में आया कि रिबल्स जितने भी थे, रेबेलियंस थे, वो सभी क्रिश्चियनिटी, फिरंगी राज और सभी ऑपरेसिंग पॉलिसीज़ के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ करके जाएं और भारत जैसा है, जैसा हमारा पहले था पिछले 1000 सालों से हम चला रहे थे, उसी तरह से हम इस भारत को चलाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।
We will complete the remaining portion of the chapter in next lecture. Bye.